दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आज की इस वीडियो में ई लर्निंग की बात करेंगे, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ज़्यादातर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको ई लर्निंग से संबंधित या तो शॉर्ट में या तो लॉन्ग में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो पेपर है हमारा वो 40 नंबर का होता है। आपको 2 लॉन्ग करने होंगे और 4 शॉर्ट करने होंगे। तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं, जो कि हमारा आईसीटी का पेपर है, ईपीसी 3 पेपर। ओके, तो फटाफट से देखते हैं ई लर्निंग क्या है। ठीक, तो ई लर्निंग का मतलब होता है, ई लर्निंग होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी हम कह सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग जिसको कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग पद का संक्षिप्तीकरण है। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या अधिगम पद का सरल शाब्दिक अर्थ है ऐसी लर्निंग या अधिगम जिसे किसी एक व्यक्ति या अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे, माध्यमों तथा संसाधनों की सहायता लेकर संपादित किया जाता है। ई लर्निंग का यह काफ़ी विस्तृत अर्थ है। अपने इस अर्थ में ऐसी किसी भी प्रकार की लर्निंग या अधिगम जिसे किसी भी एक या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और उपकरणों जैसे माइक्रोफोन और श्रवण यंत्रों अथवा वीडियो ऑडियो टेप की सहायता से संपादित किया जाता है, ई लर्निंग की संज्ञा दी जा सकती है। उसके बाद हम देखें तो कह रहे हैं कि अपने इस रूप में ई लर्निंग में सभी प्रकार के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, फ़ोन का यूज़ करते हैं, एवं संप्रेषण माध्यम या फिर कुछ भी, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो प्रोजेक्टर वगैरह का भी यूज़ करते हैं, वो भी हमारा ई लर्निंग के माध्यम में ही आ जाएगा। अब देखो कह रहे हैं जैसे डीवीडी, सीडी, रोम, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग या चैटिंग, इंटरनेट या वेब सुविधाओं, ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट पर उपलब्ध पाठ्यपुस्तक, सहायक पुस्तक तथा संदर्भ सामग्री, पूरी तरह नियोजित एवं संरचित ई लर्निंग पाठ्यक्रमों एवं वेब ब्लॉग आदि का सहयोग लेकर उपयोगी शिक्षण एवं अधिगम कार्य संपन्न किया जा सकता है। इस तरह के ई लर्निंग को एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक अन्य लर्निंग या अधिगम का दर्जा दिया जा सकता है जिसका संपादन आधुनिक अधिगम तकनीकी, जिसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर और उनके द्वारा सुलभ नेटवर्किंग एवं वेब टेक्नोलॉजी और मल्टीमीडिया शामिल है, उसका उपयोग किया जाता है। हम ईमेल, ई बैंकिंग, ई बुकिंग और ई कॉमर्स आदि शब्दावलियों का प्रयोग करने अपने व्यवहारिक जीवन के विविध क्षेत्रों में कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ई लर्निंग का प्रयोग करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना है। हमारे पास कंप्यूटर या लैपटॉप, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सामग्रियां तथा उसको चलाने हेतु आवश्यक ज्ञान एवं कुशलताएं होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को फ़ोन या फिर हर किसी को कंप्यूटर या जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनका यूज़ नहीं आता है, तो वो हम लोग गड़बड़ी में चलाते हैं तो उसको ख़राब भी हो जाता है। तो ये सावधानी हमें देनी है कि उसे चलाने में कुछ प्रशिक्षण भी हम लें। ठीक, फिर कह रहे हैं इंटरनेट तथा वेब टेक्नोलॉजी द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से लाभ उठाने की अपेक्षित कुशलता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे कई सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन हर इंसान तो इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर पा रहा ना, हर इंसान अपना अपना चला रहा है। तो वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, वो आपके अंदर स्किल होनी चाहिए कि आप कहाँ से कौन सी इंफॉर्मेशन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं तो रोजनबर्ग ने ई लर्निंग पद का अपने शब्दों में परिभाषित करते हुए लिखा है कि ई लर्निंग से तात्पर्य इंटरनेट तकनीकियों के ऐसे उपयोग से है जिनके विविध प्रकार के ऐसे रास्ते खुले जिनके द्वारा ज्ञान और कार्य क्षमताओं में वृद्धि की जा सकती है। ठीक, तो ये आप एक परिभाषा दे देंगे। उसके बाद हम कहें कि अतः हम कह सकते हैं कि ई लर्निंग एक ऐसी आधुनिक अथवा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एक ऐसा रूप है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर द्वारा प्रदत्त इंटरनेट तथा वेब तकनीकी सेवाओं का उपयोग विद्यार्थी को इसी तरह ऑनलाइन अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए किया जाता है, जैसा कि हमें ईमेल, ई बैंकिंग, ई बुकिंग तथा ई कॉमर्स रूप में देखने को मिलता है। अब ई लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसको देखेंगे, यानी विशेषताएं क्या हैं। ई लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग पद का संबंध इस प्रकार के अधिगम से है जिसके संबंध में कंप्यूटर सेवाओं की अनिवार्य रूप से आवश्यकता पड़ती है। ई लर्निंग शब्दावली का प्रयोग कंप्यूटर विज्ञान की, इंटरनेट तथा वेब तकनीकी पर आधारित ऑनलाइन लर्निंग तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, ठीक है। यानी हम जो भी ऑनलाइन माध्यम से जो भी चीज़ों को पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं, जिन जिन यंत्रों का प्रयोग करते हैं, वो सब ई लर्निंग के अंतर्गत आ जाता है। हम ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक अभी कोविड का जो दौर था उसमें कई सारी प्रॉब्लम थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो टीचर्स ने क्या किया, ई लर्निंग के माध्यम से ही बच्चों तक अपने ज्ञान को पहुंचाया या विस्तारित किया, वरना सब कुछ रुक जाता है ना। तो कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम बच्चों तक ज्ञान को पहुंचा सके और बच्चे भी उचित ढंग से सीख सके, बल्कि और ज़्यादा बेहतर सीख सके, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ एजुकेशन ले रहे थे, ठीक है। तो उन्हें टेक्नोलॉजी की समझ भी आ रही थी और वो एजुकेशन भी ले पा रहे थे। अब देखिए कह रहे हैं कंप्यूटर आधारित अधिगम या कंप्यूटर सहाय अनुदेशन की तुलना में ई लर्निंग की अवधारणा कुछ अधिक व्यापक मानी जाती है। ई लर्निंग में ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन से कुछ आगे बढ़कर अनुवर्ती कार्य तथा अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच सहायक संप्रेषण
देखे जाते हैं, या फिर मतलब कह सकते हैं कि इनसे भी ऊपर उठ के जो चीज़ें हैं वो देखी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें तो ई लर्निंग के विभिन्न प्रारूप एवं शैलियाँ यानी स्टाइल्स और मोड्स। सबसे पहले आता है हमारा सपोर्ट लर्निंग। देखिए जो हमारा कंप्यूटर, उसको हिंदी में पढ़ना सच में बहुत टफ है, बट लिखना आपको हिंदी में है तो पढ़ना भी हिंदी में ही पड़ेगा। ई लर्निंग कुछ चीज़ों को आप इंग्लिश के वर्ड को, जैसे हम कंप्यूटर को लिखते हैं तो आप उनको हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश में वर्ड आ रहा है तो आप उसको हिंदी में के लिख सकते हैं। ई लर्निंग अपनी इस भूमिका में चल रही शिक्षण अधिगम गतिविधियों को सहारा देकर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही होती है। इस प्रकार के ई लर्निंग प्रारूप का उपयोग शिक्षक और विद्यार्थीगण दोनों ही अपने अपने शिक्षण और ई लर्निंग कार्यों को बेहतर बनाने हेतु कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मल्टीमीडिया, इंटरनेट तथा वेब टेक्नोलॉजी का उपयोग कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षण और अधिगम दोनों ही कार्यों में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने हेतु कर सकते हैं। उसके बाद ब्लेंडेड लर्निंग की बात करें तो ई लर्निंग के इस प्रारूप में परंपरागत का तथा सूचना संप्रेषण तकनीकी पर आधारित दोनों ही प्रकार की तकनीकियों के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता है। केंद्रित इस रूप को अपनाने में कार्यक्रम और गतिविधियों को इस प्रकार नियोजित और क्रियान्वित किया जाता है कि परंपरागत कक्षा शिक्षण तथा ई लर्निंग आधारित अनुदेशन दोनों को उचित प्रतिनिधित्व देकर दोनों के ही लाभ अधिगम हेतु भलीभांति उठाए जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कंप्लीट ई लर्निंग यानी इस प्रकार के लर्निंग प्रारूप में परंपरागत कक्षा शिक्षण का स्थान पूरी तरह से अवास्तविक कक्ष शिक्षण द्वारा ले लिया जाता है। इस प्रकार के अधिगम प्रारूप में परंपरागत विद्यालय शिक्षा की तरह कक्षों विद्यालय तथा उनमें मिलने वाले सजीव पारस्परिक अंतःक्रिया युक्त शिक्षण अधिगम वातावरण का कोई अस्तित्व नहीं होता। विद्यार्थियों के सामने पूरी तरह संरचित एवं निर्मित ई लर्निंग कोर्स तथा अधिगम सामग्री होती है, जिन्हें वे स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी अधिगम गति में क्या करते हैं, ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। उनकी बहुत सारी अधिगम गतिविधियां ऑनलाइन ही संपन्न होती हैं, परंतु वे अपनी आवश्यकता अनुसार CD-ROM तथा DVD की भी सहायता ले सकते हैं। इसमें वंचित अधिगम सामग्री उचित सूचनाओं तथा अधिगम पैकेज के रूप में संग्रहित की गई हो कर रहे हैं। इस प्रकार की ई लर्निंग मुख्य रूप से दो निम्न संप्रेषण शैलियों का उपयोग करते हैं। अब देखो इसमें आता है एसिंक्रोनस संप्रेषण शैली और सिंक्रोनस संप्रेषण शैली। तो असिंक्रोनस क्या होता है, तो इस संप्रेषण प्रणाली में अधिगम कोर्स संबंधी सूचनाएं तथा अधिगम अनुभव अधिगमकर्ता को ईमेल द्वारा प्रेषित की जाती हैं, अथवा ये उसे वेब पेज, वेबलॉग, ब्लॉग्स, बीकिज और रिकॉर्ड किए गए CD-ROM एवं DVD-ROM में उपलब्ध रहती है। इस तरह इस प्रकार के संप्रेषण हेतु अध्यापक तथा विद्यार्थियों के समय विशेष में एक साथ उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। अध्ययन सामग्री पहले से ही मौजूद रहती है। इस तरह की संप्रेषण के प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने वाले होने वाली जो अंतःक्रिया है, जो वास्तविक कक्षा शिक्षण में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच होती है, उसका नितांत अभाव रहता है। ऐसा लोगों को लगता भी नहीं है कि वो कक्षा में नहीं बैठे हैं। फिर अगर हम बात करें तो इस संप्रेषण शैली में जो सिंक्रोनस है, शिक्षण अधिगम हेतु आवश्यक सीधा शिक्षार्थी संप्रेषण इंटरनेट पर ऑनलाइन चैटिंग तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में होता रहता है। इस कार्य हेतु शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संपादन हेतु आवश्यक संप्रेषण करने के लिए एक समय विशेष में एक साथ इंटरनेट पर उपस्थित रहना होता है। ठीक है, जैसे लाइव आती है ना, कोई लाइव आता है यूट्यूब पे, तो हम तुरंत के तुरंत लोग ऐड हो जाते हैं। तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार का संप्रेषण एक अध्यापक के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार की आवश्यक सूचना, अधिगम सामग्री इत्यादि की भलीभांति करने के अमूल्य अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार के संप्रेषण में परंपरागत कक्षा शिक्षण की भांति प्रत्यक्ष अंतःक्रिया करने के यथोचित प्रयत्न किए जाते हैं। अब उसके बाद हम कुछ देखेंगे लाभ, यानी ई लर्निंग के लाभ क्या हैं। तो ई लर्निंग के लाभ एवं उपयोगिता से विद्यार्थियों को ठीक प्रकार अवगत कराया जाना चाहिए तथा उन्हें इसके उपयोग के प्रति भलीभांति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। उसके बाद बात करें तो विद्यार्थी, अध्यापक तथा सहायक स्टाफ सभी को ठीक प्रकार का आवश्यक ज्ञान एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे ई लर्निंग में सहायक मशीनरी उपकरण तथा टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट, वेब सर्विस, मल्टीमीडिया, मोबाइल टेक्नोलॉजी आदि का भलीभांति उपयोग करना सीख जाए। उसके बाद बात करें तो विद्यार्थियों और अध्यापक गण को ई लर्निंग में सहायक मशीनी उपकरणों को काम में लाने में समर्थ बनाने के साथ साथ उन्हें ई लर्निंग से होने वाले फायदों तथा उपयोगों से भी भलीभांति अवगत कराया जाना चाहिए।
इसी में देखें तो चौथा हमें बताया गया है कि विद्यार्थियों तथा अध्यापक गण के लाभार्थ इस बात के लिए पूरे प्रयत्न किए जाने चाहिए कि उन्हें विद्यालय में ई लर्निंग से पूरा फायदा उठाने हेतु कंप्यूटर लैब तथा इंटरनेट सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था की जाए। विद्यालय को अपनी वेबसाइट स्थापित करने का प्रयत्न भी करना चाहिए ताकि अध्यापक और विद्यार्थी को ई लर्निंग प्रारूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक अनुभवों की ठीक ढंग से प्राप्ति हो सके। आखिर में एक महत्वपूर्ण बात यह भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि अध्यापक और विद्यार्थियों को ई लर्निंग सुविधाओं से पूरा लाभ उठाने हेतु आवश्यक तकनीकी परामर्श सेवाएं ऑनलाइन ही आसानी से उपलब्ध हो ताकि ई लर्निंग से होने वाले शैक्षिक लाभों का फायदा उठाने में उन्हें अनावश्यक परेशानी उठाने तथा निराशावश ई लर्निंग के प्रति अरुचि तथा नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होने से बचाया जा सके। तो चलिए हम इसके दोष और इसकी सीमाओं को भी जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आ रहा है कि ई लर्निंग में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मल्टीमीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट तथा वेब टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाने की दृष्टि से काफ़ी कुशल हों। अपेक्षित कुशलता के अभाव में ई लर्निंग द्वारा विद्यार्थियों को वांछित लाभों की प्राप्ति नहीं हो सकती। ई लर्निंग के लिए यह आवश्यक है कि उसके सभी अधिगमकर्ताओं का कंप्यूटर, लैपटॉप, मल्टीमीडिया, इंटरनेट तथा वेब सुविधाओं आदि की सुविधा उन्हें उनके अधिगम स्थानों पर प्राप्त हो, यानी विद्यालय या घर में। हमारे अधिकतम विद्यालयों में ना तो पर्याप्त रूप से ऐसे साधन है और ना ही ऐसा करने के लिए वे उचित रूप से तैयार ही हैं जिनसे ई लर्निंग के माध्यम से उपयुक्त अनुदेशन तथा अधिगम की व्यवस्था की जा सके। ई लर्निंग से अवगत होने और उसके उपयोग हेतु आवश्यक कुशलताएं अर्जित करने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, चाहे वे पूर्व सेवाकालीन हो या सेवाकालीन, में कोई उचित प्रावधान नहीं है। फिर अगर बात करें तो एक सबसे बड़ी कमी जो ई लर्निंग को अपनाने में अधिगमकर्ताओं को खटकती है वह यह है कि उन्हें परंपरागत कक्षा, जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं, शिक्षण की तरह यहाँ मेल जोल के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। उन्हें ना तो साथी विद्यार्थियों का साथ मिलता है और ना अपने अध्यापकों को सामीप्य तथा उनसे आमने सामने होकर वार्तालाप तथा अंतःक्रिया करने का अवसर मिलता है। ई लर्निंग को परंपरागत कक्षा शिक्षण या नियमित तथा औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की तुलना में निम्न कोटि का अधिगम तथा शिक्षा व्यवस्था का दर्जा दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समझा ई लर्निंग। इसका पेपर अभी बहुत दूर है, मैं कोशिश करूंगी कि इसकी एक मैराथन लेके आऊँ, क्योंकि बहुत लोगों के कॉमेंट आ रहे थे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अभी जितना हो पाएगा उतना करवा दूंगी, टाइम के साथ सब कुछ आप लोगों को तक मैं पहुँचा दूंगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।